तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी, मतलब एआई की। और ये कहानी जो भारत में चल रही है वो हॉलीवुड से बहुत अलग है। बिल्कुल, जहां हॉलीवुड में एआई को लेकर मतलब हड़तालें हो गईं, वहीं भारत में इसे अपनाने का एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। और इसी से जुड़ा एक बहुत कमाल का किस्सा है। हाँ, वो फिल्म मेकर विवेक आंचलिया वाला। उन्हें अपनी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिड जर्नी और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद ली और एक पूरी फिल्म बना दी। माइशा नाम से। एक रोमांटिक फिल्म जिसका अगर आप सोचे तो 95% हिस्सा एआई से बना था। और बजट? बजट तो और भी कमाल है, एक पारंपरिक बॉलीवुड फिल्म का सिर्फ 15%। इससे तो मतलब पूरा गेम ही बदल जाता है एक तरह से। इसने मैदान सबके लिए बराबर कर दिया है। सही कहा। और तो और उस फिल्म की जो एआई हीरोइन थी उसे एक ज्वेलरी ब्रांड का एंडोर्समेंट तक मिल गया। ये तो अविश्वसनीय है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। एक और फिल्म मेकर है, अरुण चंदू। हाँ, गगनाचारी वाले। जी, उन्होंने एक पूरी साइंस फिक्शन फिल्म एक भारतीय शादी के खर्च से भी कम बजट में बना डाली। और सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, साउंड डिजाइनर्स भी, वो भी तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। जो काम पहले स्टूडियो में होता था वो अब मिनटों में हो रहा है। सही बात है। लेकिन ये तो हुई छोटे बजट की या इंडिपेंडेंट फिल्मों की बात। क्या अब बड़े स्टूडियोज भी इसे अपना रहे हैं? यही तो अगला सवाल है। और लेख कहता है हाँ। जैसे वो मलयालम फिल्म है अजयंते रंदम मोशनम। अच्छा, उसमें कैसे इस्तेमाल हुआ? उसकी डायरेक्टर जितिन लाल ने जो बहुत मुश्किल एक्शन सीन थे उन्हें शूट करने से पहले एआई से विजुअलाइज किया। मतलब एक तरह से प्री प्रोडक्शन में बहुत मदद मिली। और डी एजिंग का क्या, उसका भी जिक्र है? हाँ, ये तो सबसे बड़ा अंतर दिखाता है। मलयालम फिल्म रेखा चित्रम में 73 साल के एक्टर ममूटी को 30 साल का दिखाया गया। और दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया। बिल्कुल। जबकि पश्चिम में जब टॉम हैंक्स की डी एजिंग हुई तो उस पर काफी विवाद हुआ था। यहीं पर भारतीय और अमेरिकी सिनेमा का नजरिया साफ दिखता है। भारत में एक्टर सत्यराज जैसे दिग्गज कलाकार कह रहे हैं कि अगर एआई उनका करियर लंबा कर सकता है तो इसमें हर्ज क्या है। हाँ, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। बिल्कुल हैं। कई फिल्म मेकर्स ने पाया है कि एआई भारतीय संस्कृति और भावनाओं को समझने में बहुत कच्चा है। मतलब जैसे अगर आप प्रॉम्प्ट डालें डेमीगॉड, हम्म, तो एआई जो नतीजे देता है उनका हमारी पौराणिक कथाओं से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर एआई मॉडल्स पश्चिमी डेटा पर ट्रेंड है। उन्हें भारतीय संदर्भ नहीं पता। यहाँ तक कि एक्टर की आवाज क्लोन करने में भी क्षेत्रीय भाषा का उच्चारण ठीक करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ी। तो ये सिर्फ एक तकनीकी कमी नहीं है, ये एक तरह से सांस्कृतिक समझ की कमी है। जी, और यहीं से नैतिक सवाल उठते हैं। जैसा कि डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा, यह रहस्य, डर या प्यार महसूस नहीं कर सकता। और इसका एक बहुत ही चिंताजनक उदाहरण भी है। जी 2013 की फिल्म रांझना का। हाँ, जिसका अंत बहुत दुखद था। बहुत। हम्म, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर की सहमति के बिना एआई से उसका अंत बदलकर खुशनुमा बना दिया और फिल्म दोबारा रिलीज कर दी। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। मतलब एक कलाकार की कला को उसकी मर्जी के बिना ही बदल दिया गया। तो क्या इसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं है? कल को कोई किसी की आवाज या चेहरा इस्तेमाल कर ले तो? दरअसल अभी तक कोई ठोस कानून नहीं है, खासकर किसी की मृत्यु के बाद उनकी लाइकनेस या आवाज के इस्तेमाल को लेकर। पर वो फिल्म मेकर श्रीजीत मुखर्जी का उदाहरण है, जिन्होंने दिवंगत कलाकारों की आवाजों को एआई से बनाया था। हाँ, लेकिन उन्होंने परिवारों से सहमति ली थी। पर जब तक कोई कानूनी ढांचा नहीं है, इसका दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि भारतीय सिनेमा एआई को एक शक्तिशाली टूल के रूप में अपना तो रहा है। हाँ, जो लागत घटाता है, नए लोगों को मौके देता है। लेकिन सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक गहराई और कानूनी सुरक्षा, इन मामलों में ये अभी भी अधूरा है। इस पर एक बहुत अच्छी बात लेख में है। फिल्म मेकर अरुण चंदू अपनी क्लास में छात्रों से 2 फिल्में बनवाते हैं, एक एआई से और दूसरी पारंपरिक तरीके से। और नतीजा क्या होता है? एआई वाली फिल्म जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है, लेकिन जो फिल्म ज्यादा भावनात्मक और असरदार होती है वो हमेशा इंसानों द्वारा बनाई गई होती है। और यही पर सबसे बड़ा सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है बिल्कुल। कि जैसे जैसे रचनात्मक कामों में एआई का दखल बढ़ेगा, हम कार्यकुशलता और असलियत के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? वो इंसानी बारीकी क्या है जिसे तकनीक शायद कभी नहीं पकड़ सकती? और हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हम उसे खो ना दें?